नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। हम हमारे पाठ्यक्रम की प्रथम पुस्तक की तीसरे यूनिट के अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में हमने निदर्शन की सामान्य समझ, अर्थ, परिभाषा और चयन विधि से संबंधित कार्रवाई का अध्ययन या चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम निदर्शन के प्रकारों की चर्चा करेंगे। निदर्शन के प्रकारों का वर्गीकरण जो है वह समग्र की प्रकृति, समय, धन, श्रम एवं अनुभव आदि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। समग्र की प्रकृति अर्थात हमारी जनसंख्या, जिसमें से निदर्शन लिया जाना है। समय अर्थात हमारे अनुसंधान में लगने वाले समय सीमा। धन, अनुसंधान में उपलब्ध धन की मात्रा। श्रम अर्थात अनुसंधान में कार्य करने वाले अनुसंधान कर्मियों की संख्या एवं अनुभव अर्थात अनुसंधान कार्य करने वाले पूर्व में कितने अनुसंधान कर चुके हैं आदि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निदर्शन का वर्गीकरण किया गया है। अब मैं आपके सम्मुख एक निदर्शन का सारणी प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, निदर्शन को सामान्यतः संभाव्यतापूर्ण निदर्शन और असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन के रूप में मोटे मोटे रूप में यहाँ वर्गीकृत किया गया है। संभाव्यतापूर्ण निदर्शन के भी 5 प्रकार हैं और असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन के यहाँ 3 प्रकार दिखाए गए हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप संभाव्यतापूर्ण निदर्शन के अंतर्गत देव निदर्शन, स्त्रीकृत निदर्शन, बहुस्त्रीकृत निदर्शन, सम्मित निदर्शन और गुच्छ निदर्शन आते हैं। असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, आकस्मिक निदर्शन और अभ्यंश निदर्शन को सम्मिलित किया गया है। संभाव्यतापूर्ण निदर्शन की हम एक बात परिभाषा को देखेंगे। संभाव्यता अथवा सहयोग का विचार तब उत्पन्न होता है जब हम किसी के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं होते हैं, अर्थात जब हमारे पास संपूर्ण जानकारी नहीं होती तब हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब सत्य हमारी क्षमता से परे होता है, अर्थात हम सत्य के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, तब संभावना से ही हमें प्रारंभ करना होता है। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम गलत हो सकते हैं तो संभावना ही हमारी मदद करती है। अर्थात संभाव्यतापूर्ण निदर्शन का अर्थ पूर्ण रूप से संभावना पर आधारित होता है। अर्थात जब आप इकाइयों का चयन करने के स्वयं की स्थिति में नहीं होते तब संभावना के आधार पर इकाइयों का चयन कर किए जाने की विधि को संभाव्यतापूर्ण निदर्शन कहते हैं। अब हम असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन की परिभाषा को समझेंगे। उसके पश्चात एक उदाहरण लेते हुए हम दोनों का अंतर स्पष्ट करेंगे। इस निदर्शन में
हम ना तो प्रत्येक इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं और ना ही इसकी कोई गारंटी होती है कि प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने के समान अवसर मिलें। इस प्रकार असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन जो है वह संभाव्यतापूर्ण निदर्शन का बिल्कुल विपरीत होता है। अब हम संभाव्यतापूर्ण निदर्शन और असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन के अंतर को समझेंगे। संभाव्यतापूर्ण निदर्शन में मैंने आपको बताया कि जब सत्य हमारी क्षमता से परे होता है, अर्थात हम सत्य से अनभिज्ञ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यह मानकर चलते हैं कि संभावना के आधार पर जिन इकाइयों का हमने चयन किया है वह सही है। लेकिन संभाव्यतापूर्ण निदर्शन के अंतर्गत हमें समग्र की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन के अंतर्गत हमें समग्र की पूर्ण जानकारी नहीं होती और ना ही हमें इस बात का पूर्ण तरीके से गारंटी दे सकते हैं कि निदर्शन में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक इकाई को समान अवसर प्राप्त हो। अब मैं यहाँ एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। यदि एक सिक्के को दो पहलू हैं, हेड और टेल, तो हम उस सिक्के को उछालते हैं तो हम संभावना लगाते हैं कि हेड आएगा अथवा टेल आएगा। यह जो संभावना है, यह हमें पता है कि सिक्के में हेड और टेल के दो पहलू हैं और इसमें से कोई एक पक्ष सिक्के को उछालने के पश्चात हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से यह जो प्रक्रिया है, अगर आप टेल का चुनाव करते हैं और टेल आ जाता है तो आप देखेंगे कि आपकी संभावना सत्य साबित होती है और निदर्शन में दोनों इकाइयां हेड और टेल को सम्मिलित होने का अवसर मिला और आपकी संभावना सही साबित होती है। यदि टेल की जगह हेड आता है तो भी निदर्शन में दोनों इकाइयों के शामिल होने की संभावना पूरी तरीके से है। और जब आप एक सिक्के को 10 बार उछाल के देखते हैं कि 8 बार टेल आता है और 2 बार हेड आता है, तो आपकी संभावनाएं टेल के प्रति बढ़ जाती है। यह है संभाव्यतापूर्ण निदर्शन। असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि ना तो हमें यह पता है कि सिक्के के दोनों पक्ष क्या हैं और ना ही हमें यह पता है कि इन दोनों पक्षों को निदर्शन में सम्मिलित होने का अवसर मिले, अर्थात सिक्के पे एक तरफ एक पक्ष अंकित ही ना हो। ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के निदर्शन को असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन कहते हैं। इसमें हमारे पास ना तो संपूर्ण की जानकारी है, अर्थात हेड और टेल की जानकारी है, और ना ही इस बात की जानकारी है कि दोनों को निदर्शन की प्रक्रिया में शामिल होने का समान अवसर मिले। इसलिए इस प्रकार के निदर्शन को हम असंभाव्यतापूर्ण निदर्शन कहते हैं और यह निदर्शन संभाव्यतापूर्ण निदर्शन का बिल्कुल विपरीत होता है। अब हम संभाव्यतापूर्ण निदर्शन के जो वर्गीकरण हैं उनका अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि चार्ट प्रथम जो मैंने आपके सामने रखा, उसके अंतर्गत संभाव्यतापूर्ण निदर्शन को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देव निदर्शन, स्त्रीकृत निदर्शन, बहुस्त्रीकृत निदर्शन, सम्मित निदर्शन और गुच्छ निदर्शन। हम इन 5 उप प्रकारों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देव निदर्शन के संबंध में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि देव निदर्शन के भी 6 उपभाग हैं, अर्थात देव निदर्शन के अंतर्गत भी हमारे पास 6 उपविधियां हैं जिनके आधार पर हम समग्र में से इकाइयों का चयन करते हैं। देव निदर्शन क्या इसकी परिभाषा है, इसे हम समझते हैं। वह निदर्शन जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं, देव निदर्शन कहलाता है। देव निदर्शन में समग्र की समान इकाइयों के निदर्शन में चुने जाने की
समान संभावना भी रहती है। अर्थात इस प्रकार के निदर्शन के अंतर्गत हमारे पास समग्र की समस्त इकाइयों को के चुने जाने के अवसर प्राप्त होते हैं, साथ ही समान रूप से चुने जाने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अर्थात वह निदर्शन जो देव अर्थात देवता की मर्जी से होता है वह देव निदर्शन कहलाता है। अर्थात इसमें सामाजिक अनुसंधानकर्ता के किसी भी तरह से पक्षपात या पूर्वाग्रह सम्मिलित नहीं होते हैं। देव निदर्शन के चुनाव की 6 उपविधियां हैं। पहली विधि है लॉटरी विधि। इस विधि को हम समझेंगे। लॉटरी विधि के अंतर्गत हम हमारे समग्र की समस्त इकाइयों की पर्चियां बनाकर एक बड़े मर्तबाने में डालते हैं, बड़े बॉक्स में डालते हैं। उस बॉक्स को हम अच्छी तरह हिलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे समग्र की संख्या 3000 है और मैं यहाँ आपको आपके महाविद्यालय का एक उदाहरण रखते हुए हम संपूर्ण निदर्शन के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। आपके महाविद्यालय में 4000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और मैं विद्यालय में विद्यार्थियों के महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था के संबंध में सामाजिक अनुसंधान करना चाहता हूँ, तो मुझे इन 4000 विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों को अपने अध्ययन हेतु चयन करना है, जिसे मैं निदर्शन कहता हूँ। चयन करने की जो प्रक्रिया है वह निदर्शन कहलाएगी और किस प्रक्रिया के माध्यम से मैं उनका चयन करूँगा वह निदर्शन के प्रकार कहलाते हैं। सबसे पहले मैं देव निदर्शन का उदाहरण रखूँगा कि लॉटरी विधि को काम में लूँगा तो मैं किस प्रकार से इकाइयों का चयन करूँगा। सर्वप्रथम मैं समस्त 6000 विद्यार्थियों 4000 विद्यार्थियों की एक एक पर्ची बनाऊँगा। उस पर्ची में उनका नाम और उनकी क्रम संख्या या उनके पिता का नाम, माता का नाम और उनकी कक्षा कुछ भी लिख दूंगा और उस पर्ची को 4 भागों में मोड़कर रख दूंगा और इस प्रकार 4000 पर्चियों को एक बड़े बॉक्स में डाल दूंगा। इस बॉक्स को मैं अच्छी तरीके से मिलाऊंगा। उसके पश्चात किसी एक विद्यार्थी के माध्यम से या मैं स्वयं भी अनुसंधानकर्ता भी उसमें से 200 पर्चियों को निकाल लेगा एक एक करके। इस प्रकार जो 200 पर्चियां निकली हैं और उन पर्चियों पर जिन विद्यार्थियों के नाम अंकित हैं वह मेरे अध्ययन में सम्मिलित हो जाएंगे। अर्थात लॉटरी विधि के अंतर्गत जिन इकाइयों का चयन किया गया है वह देव निदर्शन के प्रथम प्रकार उपविधि से संबंधित है और देव निदर्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की पूर्ण संभावना होती है और प्रत्येक इकाई को समान अवसर भी प्राप्त होता है। अर्थात 4000 विद्यार्थियों के चुने जाने में 4000 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी के चुने जाने की संभावना बराबर है और प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर भी प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने पक्षपात और पूर्वाग्रह को भी सम्मिलित नहीं कर पाया। इस प्रकार यह लॉटरी विधि है। इसके पश्चात कार्ड विधि है। इस कार्ड विधि को हम टिकट विधि भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, समस्त विद्यार्थियों की पर्ची के स्थान पर एक कार्ड बना लेते हैं। समस्त विद्यार्थियों का अलग अलग कार्ड बनाएंगे। इस प्रकार हमारे 4000 कार्ड बनेंगे। अब हम इन 4 कार्डों को किसी भी क्रम में किसी भी प्रकार से व्यवस्थित रूप से जमा देंगे और हम हमारी मर्जी के अनुसार एक एक कार्ड का चयन करेंगे। इस प्रकार से लॉटरी विधि और कार्ड विधि के माध्यम से इकाइयों का चयन किया जाता है। तीसरी विधि है टिपेट विधि। इसे प्रोफेसर टिपेट ने विकसित किया। उन्होंने 1040 संख्याओं की एक सूची बनाई जिसमें प्रत्येक संख्या में 4 अंक थे और प्रोफेसर टिपेट ने कहा कि यदि हम निदर्शन इकाइयों को यदि हम व्यवस्थित करें और व्यवस्थित करते हुए उन्हें एक क्रम प्रदान करें तो हम इस टिपेट की 1040 संख्याओं की कुछ संख्याओं का चयन करें जिन संख्याओं का जितनी मात्रा में हमें निदर्शन लेना है। उदाहरण के लिए 4000 विद्यार्थियों में से हमें 200 विद्यार्थियों का चयन करना है
तो हमें 4000 विद्यार्थियों की एक सूची बनानी होगी। उसके पश्चात उन्हें एक क्रम दिया जाएगा। उसके पश्चात हम इन 1040 संख्याओं में से 200 संख्याओं को उठाएंगे और प्रत्येक संख्या के अंतिम 3 अक्षरों को हम लेंगे और उसी क्रम की संख्या का अंतिम 4 अक्षरों को हम लेंगे और उसी क्रम की संख्या को हम अपने निदर्शन में सम्मिलित करेंगे। उदाहरण के लिए यदि पहली संख्या 335 आती है तो 335 क्रम का विद्यार्थी हमारे चयन होता है। अगली संख्या 2910 आती है तो 2910वें क्रम का विद्यार्थी हमारा निदर्शन होगा। इस प्रकार टिपेट विधि कार्य करती है। चौथी जो विधि है वह है ग्रिड प्रणाली। इस पद्धति का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। जब हमारा निदर्शन की इकाई कोई प्रदेश अथवा भूक्षेत्र होता है तब हम इस प्रकार के निदर्शन को काम में लेते हैं। सबसे पहले हम उस भूक्षेत्र का नक्शा तैयार करते हैं और उस पर हम एक ग्रिड प्लेट को रखते हैं जो कि एक पारदर्शी पदार्थ की बनी होती है और उसमें वर्गाकार खाने होते हैं। अब हम उस पर उस ग्रिड की प्लेट को उस नक्शे के ऊपर घुमा देते हैं और हम ये तय करते हैं कि क्रम संख्या 1 उस प्लेट का क्रम 1, 7, 10 और 20 क्रम के जो नीचे के जो भूक्षेत्र हैं वह हमारे निदर्शन के प्रकार होंगे। अगले व्याख्यान में मैं आपको पुनः ग्रिड पद्धति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।